हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के साइंस का सेकेंड चैप्टर को डील्स करेंगे। इससे पहले मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया था। अभी जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है कम्बशन एंड फ्लेम। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कम्बशन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्बशन, आखिर कम्बशन होता क्या है। तो बोला जा रहा है कि कम्बशन इज़ डिफाइंड एज द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट। कम्बशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कहलाता है? कम्बशन कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर हम लोग कागज़ को जलाते हैं तो कागज़ भी क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। लकड़ी को जलाते हैं वो भी क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। तो कोई भी चीज़ को आप जलाना चाहो, जब तक वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक वो जलेगा ही नहीं। तो अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कम्बशन कहते हैं। और वैसा सब्सटेंस जो जलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है ना। इसे फ्यूल भी कहा जाता है। जैसे कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, वूड हो गया, पेपर हो गया। पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ी या फिर पेपर ले लो, ये सब क्या है? एक तरह से कंबस्टिबल सब्सटेंस है, क्योंकि इनके जलने पर क्या होता है? हीट रिलीज़ होता है और साथ में लाइट भी रिलीज़ होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो रहते हैं वो क्या होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बावजूद भी नहीं जल पाते, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हो, जैसे कि हम लोग प्लास्टिक नहीं, जैसे हम लोग आयरन को ले सकते हैं। आयरन क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कभी नहीं जलता, तो ये क्या हो गया? एक तरह से नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया। लेकिन अगर हम लोग पेपर ले लेते हैं या फिर कागज़ ले लेते हैं या डीज़ल, केरोसिन कुछ भी ले लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फ़ौरन है जो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं, और इन्हें फ्यूल भी कहते हैं। क्योंकि आप पेट्रोल, डीज़ल या फिर कागज़ किसी को भी जलाओ तो उससे क्या होता है? लाइट और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन। तो कम्बशन होने के बाद मतलब किसी चीज़ के जलने पर क्या क्या प्रोडक्ट है जो रिलीज़ होते हैं। सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कंप्लीट कम्बशन और इनकम्प्लीट कम्बशन। कंप्लीट कम्बशन क्या होता है? अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर किसी चीज़ को जलाते हैं और वो चीज़ या फिर वो सब्सटेंस पूरी तरह से जल जाता है तो वो क्या कहलाता है? कंप्लीट कम्बशन कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को जला रहे हैं और वो पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है तो वो क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट कम्बशन कहलाता है। कंप्लीट कम्बशन होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में क्या होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे रहेगा तो वो जो भी सब्सटेंस रहेगा वो बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसानी से जल जाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम रहता है तो वो जो भी सब्सटेंस रहता है वो ठीक से जल नहीं पाता। तो अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रहेगा और कोई सब्सटेंस जल जा रहा है, पूरी तरह से जल जा रहा है, तो वो कंप्लीट कम्बशन कहलाता है। और अगर कोई सब्सटेंस पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है तो इनकम्प्लीट कम्बशन कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि मीथेन हो गया। मीथेन एक मतलब बहुत ही हाईली इनफ्लेमेबल गैस रहता है, जस्ट लाइक पेट्रोल। पेट्रोल के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि वो दूर से ही है जो आग पकड़ लेता है। तो चाहे पेट्रोल ले लो या फिर मीथेन ले लो, ये सब क्या है? एक तरह से हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि आप मीथेन को देख पा रहे हैं, मीथेन का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है CH4, देख पा रहे हैं मीथेन का फॉर्मूला लिखा हुआ है CH4, है ना। तो CH4 ये मीथेन होता क्या है? तो यहाँ देखो जो CH4 लिखा हुआ है, C मतलब क्या होता है? कार्बन होता है, और H बोले तो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को सिर्फ हम लोग हाइड्रो कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ मीथेन, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाएगा। पेट्रोल भी क्या होता है? एक तरह से हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस होता है। तो क्या होता है कि अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं और कंप्लीट कम्बशन होने पर हमेशा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होता है। याद रखना, कंप्लीट कम्बशन मतलब अगर किसी चीज़ को हम पूरी तरह से जला दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्लस एनर्जी रिलीज़ होता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को जलाते हैं और वो पूरी तरह से नहीं जल पाता है तब उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होता है। ठीक है, दोनों में फ़र्क आपको मालूम चल गया।
कंप्लीट कम्बशन मतलब अगर कोई चीज़ पूरी तरह से सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाता है, तब प्रोडक्ट में है जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ ठीक से नहीं जल पाता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मतलब कम ऑक्सीजन नहीं रहता है, कम ऑक्सीजन रहता है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कोई सब्सटेंस है जो जल नहीं पाता, वैसे कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर्स और एनर्जी रिलीज होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यह है व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कम्बशन। कम्बशन के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? तो सबसे पहले कम्बशन के लिए कम्बस्टेबल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, मतलब वैसा सब्सटेंस जो जल सके। क्योंकि कम्बशन करवाना है तो हम लोग को कोई ऐसा सब्सटेंस लेना होगा जो आसानी से जल सके। जैसे कागज़ ले लेते हैं, पेट्रोल ले लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं, है ना। ये सब क्या होता है? कम्बस्टेबल सब्सटेंस होता है। दूसरा क्या होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ है जो जल नहीं पाता है ना। ऑक्सीजन का भी होना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहाँ पे कम्बशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। रीचिंग द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वैसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस है जो जलना स्टार्ट कर देता है। तो एक न्यूनतम मतलब मिनिमम टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ती है। उसी मिनिमम टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस है जो जलना स्टार्ट करता है। जैसे हम लोग फास्फोरस को देख पाते हैं। फास्फोरस है जो 35 डिग्री सेल्सियस पे है जो जलता है। फास्फोरस एक हाईली कम्बस्टेबल सब्सटेंस है और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है। और 35 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर रहेगा तो वो नहीं जल पाएगा। इसीलिए उसका एक इग्निशन टेम्परेचर मतलब एक फ़िक्स टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ को आप चलाना हो, उसको जलाने के लिए हमको कुछ ना कुछ जो मिनिमम टेम्परेचर उसका रहना चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर पे ही कोई सब्सटेंस है जो जलना स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है इग्निशन और किंडलिंग टेम्परेचर। तो इसमें बताया जा रहा है कि इग्निशन टेम्परेचर आखिर होता क्या है। तो मैंने पहले भी बताया कि वैसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस है जो जलना स्टार्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में केरोसिन ले लो और लकड़ी ले लो। केरोसिन और लकड़ी को अगर जलाओगे तो सबसे पहले कौन जलेगा? केरोसिन जलेगा। लकड़ी को जलने में देरी लगेगी, है ना। केरोसिन बहुत ही जल्दी जल जाएगा, लेकिन लकड़ी को जलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे ये पता चलता है कि केरोसिन का जो इग्निशन टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही कम रहता है और लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। लकड़ी है जो उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा हीट देना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहने पे ही लकड़ी जलना स्टार्ट करता है। लेकिन केरोसिन तो नॉर्मल एक माचिस का तिनके से हम लोग जला देते तो फ़ौरन है जो आग पकड़ लेता है ना। उसी तरह से आप पेट्रोल का भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। पेट्रोल ले लेते हैं और सीएनजी गैस ले लेते हैं, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ी से कौन जलता है? तो पेट्रोल। पेट्रोल बहुत ही हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस रहता है और वो बहुत ही जल्दी है जो आग पकड़ लेता है। तो इससे ये पता चलता है कि पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही कम होता है एलपीजी या फिर सीएनजी के कंपैरिजन में। अब मैंने बताया कि वैसा सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है और वो फ़ौरन है जो आग पकड़ लेता है, तो उसको हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या होते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं। मतलब ये बहुत ही जल्दी है जो आग पकड़ लेता है। मतलब आपको है ना, मतलब फायर को नज़दीक में लाने की भी ज़रूरत नहीं रहती, ये दूर से ही फायर्स को है तो फ़ौरन पकड़ लेता है, फ़ौरन कैचअप कर लेता है और है जो जलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कम्बशन। कम्बशन कितने तरह के होते हैं? एक स्लो कम्बशन होता है, रैपिड कम्बशन होता है, स्पॉन्टेनियस कम्बशन और एक्सप्लोशन। इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो स्लो कम्बशन क्या होता है? स्लो कम्बशन एक तरह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इसमें जो कम्बशन का जो प्रोसेस होता है काफ़ी धीरे होता है, मतलब कोई चीज़ जो जलता है वो बहुत ही धीरे धीरे करके जलता है। जैसे कि लोहे का जंग लगना, ये भी क्या होता है? एक तरह से स्लो कम्बशन का एग्जांपल है। जैसे आप देखते होंगे कि लोहे में जो जंग लगता है, एकाएक जल्दी से जंग नहीं लगता, उसको जंग लगने में कम से कम 1-2 साल का वक्त लगता है ना। तो 1-2 साल काफ़ी लंबा समय हो गया, इसीलिए इस तरह का जो कम्बशन रहता है वो एक तरह से स्लो कम्बशन में कहलाता है। मतलब
अब कम्बशन का प्रोसेस होने में काफ़ी लंबा समय लगता है, उस तरह के कम्बशन को हम लोग स्लो कम्बशन कहते हैं। रैपिड कम्बशन मतलब इसमें में इंटरमीडिएट स्टेट रहता है, मतलब ना ही ज़्यादा समय लगता है ना ही कम समय लगता है। जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि व्हेन अ सब्सटेंस बर्न रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विथ applied to external heat, this type of combustion is called rapid combustion. For example, LPG burst flame as soon the lighted matchstick is taken close to it produce heat and light. तो क्या होता है रैपिड कॉम्बिनेशन, क्या होता है कॉम्बिनेशन, क्या होता है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक तरह से इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ कॉम्बिनेशन होता है। मतलब ये जो स्टेट रहता है वो ना ही जल्दी होता है और ना ही कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्पॉन्टेनियस कम्बशन। अब आगे बढ़ते हैं, स्पॉन्टेनियस कम्बशन क्या होता है। तो ये भी क्या होता है, ये बहुत ही फास्ट कम्बशन का प्रोसेस होता है। मतलब स्पॉन्टेनियस कम्बशन में क्या होता है, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है और कोई भी सब्सटेंस है जो फ़ौरन है जो आग पकड़ लेता है ना। तो कोई सब्सटेंस है तो तुरंत आग पकड़ लेता है एकाएक एकदम, तो उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कम्बशन क्या लेते हैं। जैसे यहाँ एलपीजी सॉरी मतलब फास्फोरस के बारे में बताया जा रहा है कि फास्फोरस 35 डिग्री सेल्सियस पे है, जो तुरंत जैसे इसको हम लोग नॉर्मल फ्रीज स्टेज में लाते हैं तो वो फ़ौरन है जो जलना स्टार्ट होता है, एकाएक बर्निंग स्टार्ट हो जाती है तुरंत से। 1 सेकंड से भी कम समय का टाइम लगता है और वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कॉम्बिशन। एक्सप्लोशन तो आप लोगों को मालूम ही होगा, जिस तरह का कोई धमाका होता है, मतलब ये भी एक तरह से क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कॉम्बिशन होता है। इसमें लाइट और हीट के साथ साथ साउंड्स भी जनरेट होते हैं, है ना। तो जब भी एक्सप्लोशन होता है तो आप लोग देखते होंगे कि वहाँ लाइट भी जनरेट होता है, हीट भी जनरेट होता है, साथ में साउंड्स भी जनरेट होता है। तो इस तरह के कम्बशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लोशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल फायर। अगर कहीं आग लग जाता है तो कैसे हम लोग उस पर कंट्रोल करें। सबसे पहले टॉपिक है एलिमिनेटिंग द कंबस्टेबल सब्सटेंस। मतलब कंबस्टेबल सब्सटेंस मतलब जलने वाले सामान को सबसे पहले हम लोग को उसको एलिमिनेट करना है या फिर रिमूव करना है ना। जो भी जलने वाला सामान है उसको फ़ौरन उस जगह से है जो हटा दो। तो क्या होने लगता है, फायर है जो ऑलरेडी कम हो जाता है। जैसे अगर हमारे घर के आसपास में अगर कहीं आग लगा हुआ है तो हम अपने घर में जो भी आग लगने वाला चीज़ है, जैसे कि हमारा फर्नीचर हो गया, गैस एलपीजी गैस सिलेंडर रहता है, इनको फ़ौरन है जो वहाँ से मतलब आग से उसको दूर रखना चाहिए, है ना। फायरिंग डिस्टेंस से उसे दूर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फायरिंग डिस्टेंस के नज़दीक में अगर कोई कंबस्टेबल्स मान लेते हैं आपका फर्नीचर है या फिर एलपीजी गैस वगैरह अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो फ़ौरन है जो उस पर आग पकड़ सकता है ना। इसीलिए अगर कहीं पर भी आग लगे तो अपने घर के आसपास जो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसे एलिमिनेट करना होता है, वहाँ से हटाना होता है। अगला है स्टॉप द सप्लाई ऑफ एयर। हम लोग जानते हैं कि एयर के एब्सेंस में है जो कोई भी सब्सटेंस है जो जल नहीं पाता है। तो अगर आग को रोकना है तो हम लोग को एयर सप्लाई को क्या करना होगा, बंद करना होगा। एयर सप्लाई को हम लोग कैसे बंद करें, तो फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है, इसके ज़रिए है जो हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई है जो बंद कर देते हैं और उस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में का ये जो आग लगने की जो प्रक्रिया होती है, कम्बशन का जो प्रोसेस रहता है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अगर कहीं आग लगा हुआ है तो फ़ौरन आप कोशिश करें कि उस जगह को हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई से हटा दें, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फोम्स निकलता है और वो ये क्या कर देता है, जो भी मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन रहता है उसको वहाँ से रिमूव कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर आग को है जो कंट्रोल कर लेता है। फिर बताया जा रहा है लोअरिंग द टेम्परेचर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टेबल सब्सटेंस। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस का कब ये इग्निशन टेम्परेचर, जानते हैं कि लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस है जो जलना स्टार्ट कर देता है। पर क्या करें कि अगर हम उसमें पानी डालना स्टार्ट कर देते हैं, पानी डालने से क्या होने लगता है, जो इग्निशन टेम्परेचर रहता है वो पूरी तरह से ख़त्म रहने लगता है। पानी डालने से क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन के संपर्क से भी ख़त्म हो जाता है और आग पर एक तरह से कंट्रोल पा लिया जाता है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्यूल है। फ्यूल के बारे में जानते हैं। फ्यूल मालूम होगा आप लोगों को, जिसको हम लोग ईंधन भी कहते हैं, जिससे हम लोग बाइक में फ्यूल्स डलाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये एक तरह का क्या होता है? फ्यूल ही होता है। तो फ्यूल क्या होता है? वैसा चीज़ जो जलने पर हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्यूल जो रहते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सॉलिड फ्यूल्स भी होता है, लिक्विड फ्यूल्स भी होता है और गैसेस फ्यूल्स भी होता है। हम लोग सबके बारे में बारी बारी से विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आते हैं सॉलिड फ्यूल्स के बारे में। तो बताया जा रहा है कि सॉलिड फ्यूल्स दैट अकर इन अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। Solid fuels, when burned, emit a lot of smoke and residue. Different types of solid fuels are commonly used in various fields, for example, wood, charcoal, coal, etc. यहाँ सॉलिड फ्यूल्स के बारे में बताया जा रहा है। इसका एक हार्मफुल इफेक्ट भी रहता है कि अगर हम सॉलिड फ्यूल्स को जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होने लगता है? स्मोक रिलीज़ होता है और रेसिड्यू मतलब बेकार का चीज़, राख वगैरह भी तैयार होता है और इसको जलने में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो सॉलिड फ्यूल्स का जो इग्निशन टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। मतलब सॉलिड फ्यूल्स आप लकड़ी को ले लो या फिर कोयला को ले लो, कम टेम्परेचर पे कभी भी नहीं जलेगा। इसको जलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है ना। लकड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे कभी नहीं जलता, कोयला भी नॉर्मल टेम्परेचर पे कभी नहीं जलता। इसलिए लकड़ी या फिर कोयला ये सब क्या होता है? एक तरह से सॉलिड फ्यूल्स होता है और इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट है लिक्विड फ्यूल्स। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल है ना, ये सब क्या है? लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, है ना। तो बताया जा रहा है कि लिक्विड फ्यूल्स जो रहता है वो जलने पर बहुत ही कम धुआं निकालते हैं, प्लस इसमें अवांछनीय तत्व जो रहते हैं, रेसिड्यू रहते हैं, वो बहुत ही कम रहते हैं, है ना। और इनका जो इग्निशन टेम्परेचर रहता है वो इंटरमीडिएट स्टेट में रहता है, ना ही ज़्यादा रहता है ना ही कम होता है। आगे बढ़ते हैं गैसेस फ्यूल्स के बारे में। तो गैसेस फ्यूल्स के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे कि आप सीएनजी ले लो, एलपीजी ले लो, बायो गैस ले लो, इसमें किसी तरह का कोई गैस है जो मतलब रिलीज़ नहीं होता और किसी तरह का कोई रेसिड्यू भी रिलीज़ नहीं होता है। और इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा लो रहता है। कम टेम्परेचर पे ही है जो फ्यूल वगैरह है जो जलना स्टार्ट हो जाता है। गैसेस फ्यूल जो रहता है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही जलना स्टार्ट कर देता है। आगे बढ़ते कैलिफोर्निक वैल्यू। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो बताया जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज़ कम्प्लीटली बर्न इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ कैलिफोर्निक वैल्यू। क्या होता है कि अगर कोई भी फ्यूल को 1 किलो अगर हम लोग अमाउंट ले लेते हैं, मान लेते 1 किलो लकड़ी ले लिया, 1 किलो पेट्रोल ले लेते हैं, है ना। तो 1 किलो मान लेते 1 किलो लकड़ी ले लेते हैं और 1 किलो लकड़ी को जलाने पर जितना भी है जो एनर्जी रिलीज़ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैलिफोर्निक वैल्यू कहते हैं। हर एक सब्सटेंस का कैलिफोर्निक वैल्यू क्या होता है? बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे मैं एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ लकड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप 1 किलो अगर लकड़ी को जलाते हो तो 17,000 से 22,000 तक का है जो किलो जूल तक का एनर्जी रिलीज़ होता है। कोयला को जलाते हैं तो 25,000 से 33,000 तक का किलो जूल्स का है जो एनर्जी रिलीज़ होता है। ये 1 किलो है जो लकड़ी या फिर कोयला को जलाने पर रिलीज़ होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा हम लोग हाइड्रोजन को देखा जा रहा है कि अगर हाइड्रोजन 1 किलो हाइड्रोजन को अगर जलाते हैं तो लगभग 1.5 लाख किलो जूल है जो एनर्जी रिलीज़ होता है। तो हाईली कैलिफोर्निक वैल्यू यहाँ पर किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस का हो जाएगा। तो कैलिफोर्निक वैल्यू मैंने बताया कि अगर हम लोग 1 किलो कोई भी फ्यूल ले लें और 1 किलो उस फ्यूल को जलाने पर जितना जो एनर्जी रिलीज़ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस सब्सटेंस का कैलिफोर्निक वैल्यू कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल्स। एक अच्छा फ्यूल्स होने के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पहला नंबर पे लिखा हुआ है कि इट शुड रेडली अवेलेबल, मतलब ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इट शुड बी चीप, मतलब बहुत सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब जो फ्यूल अच्छा फ्यूल होना चाहिए वो बहुत ही आसानी से उसका स्टोर किया जा सके या फिर ट्रांसपोर्ट बहुत ही ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड बर्न एट अ मॉडरेट रेट, मतलब जो अच्छा फ्यूल रहता है वो मॉडरेट स्टेट में ही जलना चाहिए, मतलब ना ही ज़्यादा तेज़ और ना ही ज़्यादा हाई।
फिर बताया जा रहा है कि एक अच्छा फ्यूल का जो कैलिफोर्निक वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत ही हाई होना चाहिए। मतलब आप 1 किलो अगर कोई भी फ्यूल ले लेते हैं, उसको अगर जलाते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होना चाहिए। फिर बताया जा रहा है कि इट शुड नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। इसे फ्यूल्स को जलाने पर किसी तरह का कोई अवांछनीय सब्सटेंस या फिर बेकार का चीज़ है जो नहीं बचना चाहिए। इट शुड नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन। तो एक अच्छा गुड फ्यूल्स की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि अगर हम लोग उसको जलाएं तो किसी तरह का कोई एयर पॉल्यूशन ना फैले। इग्निशन टेम्परेचर भी ना ही ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो फिलहाल इस तरह का कोई भी अभी तक फ्यूल आया ही नहीं है जो एक तरह से आइडियल फ्यूल कहला सके, गुड फ्यूल्स कहला सके। सभी फ्यूल्स में कुछ ना कुछ है जो प्रॉब्लम्स रहता ही हैं। जैसे आप पेट्रोल्स को ही ले लेते हैं, पेट्रोल है जो चीपली अवेलेबल नहीं है। स्टोर और ट्रांसपोर्ट तो ईज़िली हो जाता है, लेकिन इसका इग्निशन जो बर्निंग रेट रहता है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, मॉडरेट रेट नहीं रहता है। कैलिफोर्निक वैल्यू भी उतना हाई नहीं रहता, हाइड्रोजन का काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। पेट्रोल को जलाने पर क्या होता है, एयर पॉल्यूशन भी फैलता है ना। तो आज तक कोई ऐसा फ्यूल्स आया ही नहीं है। अब आगे बढ़ना है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल के जलने पर हमारे इन्वायरमेंट्स में क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। तो जान रहे हैं दोस्तों कि अगर हम लोग अगर कोई भी फ्यूल्स को जलाते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी बहुत सारे हार्मफुल गैस रिलीज़ होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए तो हार्मफुल होते ही हैं, साथ में ये हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस रहता है। तो अगर कोई इंसान अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर ले लिया है, मतलब वो गलती से सांस लेते समय ऑक्सीजन के बदले अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है, तो हो सकता है उसे बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग होता है, चक्कर आता है, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग्स को भी है जो बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड का ही सबसे ज़्यादा भूमिका है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक तरह से हीट ट्रैपिंग गैस रहता है। मतलब ये सूरज से आती हुई गर्मी को, वो हीट जो हीट रहता है ना, सूरज से आ रही गर्मी को वो ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है अर्थ के अंदर, और उस गर्मी को है जो बाहर नहीं निकलने देता है। इसलिए अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है जो बढ़ती चली जा रही है, जो कि क्या कर रहा है, सूरज से आती हुई गर्मी को वो क्या कर रहा है, ट्रैप कर दे रहा है। मतलब वो उसको अर्थ से बाहर जाने ही नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से है जो लगातार है जो गर्मी धरती पर बनी रहती है ना। इसका असर है जो इन्वायरमेंट्स पे भी बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से है जो पोलर आइस बहुत ही तेज़ी से पिघल रहे हैं, है ना। समुद्र का जो लेवल है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कोस्टल एरिया पे फ्लडिंग्स की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा होती है। इवन काफ़ी सारे लोगों को जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है ना, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, प्लस जिनको सांस का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए पॉल्यूटेड एयर्स बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इवन क्या होता है कि जब कोयला या फिर पेट्रोल या फिर कोई इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, कारखाने में जो सी स्मोक्स निकलते हैं उससे क्या होती है, उसमें ज़्यादातर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है जब एसिड रेन होता है। एसिड रेन में क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस रहता है वो सॉलिड स्टेट में जा कर के उसमें जाता है, बादल में मतलब गुम हो जाता है, और उसके बाद वो लिक्विड स्टेट में जम करके है जो एसिड रेन्स के फॉर्म में है जो बरसात करवाती है, जिसकी वजह से क्रॉप्स, सॉइल्स और बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इवन ये हमारे बॉडी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर एसिड रेन में अगर हम लोग नहा लेते हैं तो बहुत तरह का इन्फेक्शन है जो हमारे बॉडी को लग जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 8 का कम्बशन एंड फ्लेम वाला चैप्टर्स को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। इसके बाद है जो हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग जल्द ही करेंगे आप लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 10 है जो वेरी शॉर्ट है, 10 है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, और 10 है जो लॉन्ग क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे करके हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे।
और वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक बुक्स और कॉपी है जो स्कूल कैंपस से नहीं लिए, तो प्लीज़ जा कर के बुक्स और कॉपीज़ ले लें, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे नोट्स हैं जो आपको स्कूल वाले कॉपीज़ में ही करने हैं, और उसका क्वेश्चन आंसर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर जो भी स्टूडेंट्स चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप किसी क्वेश्चन को, किसी टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में जा कर के बता दीजिएगा कि आप कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा।